ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रेडियंट कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है शहबाज पठान और मैं आपको यहाँ मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट टीच करता हूँ। ओके, तो आज का हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 11। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस टॉपिक को कंप्लीट किया था, ठीक है। और आज हमारा लेक्चर नंबर 11 होने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे बच्चों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ के रखा हुआ है, बहुत से बच्चों को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। क्लास 11th में भी हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक आने वाला है, इसलिए हम हमारे फाउंडेशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एक बार रिकॉल करेंगे, ठीक है। हो गया, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ बेसिक डेफिनेशन को पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम चैप्टर पे जंप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में एक वर्ड सुनाई देगा सीक्वेंस, एक वर्ड सुनाई देगा सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनाइट ऑर्डर, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनाइट ऑर्डर in which we easily identified the first term, second term, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। क्या बोला आप लोगों को? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनाइट ऑर्डर इन विच वी इजीली आइडेंटिफाई द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। यानी मान लो मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं जिसको मैं इस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ, पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 100, फिर 101, ठीक है। कुछ नंबर्स है मेरे पास, या कुछ नंबर्स थे, मैंने इनको अरेंज किया, जिसमें पहली टर्म क्या है? 1। देखो फर्स्ट टर्म क्या है? 1, सेकेंड टर्म 3, थर्ड टर्म 7, फोर्थ टर्म 9, फिफ्थ टर्म 100, सिक्स टर्म 101। तो सीक्वेंस क्या होता है? नंबर्स को एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करना, डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करना, और आप इजीली उसमें बता सको कि हाँ सर देखो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, पांचवी टर्म है एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो मेरे पास कुछ नंबर्स थे, मैंने उसको अरेंज किया, एक ऑर्डर में अरेंज किया। तो क्या आप मुझे इसमें बता सकते हो कि पहली टर्म कौन है? पहली टर्म है 1। सेकेंड टर्म क्या है? 3। थर्ड टर्म क्या है? 7। फोर्थ टर्म 9, फिफ्थ टर्म 100, सिक्स्थ टर्म 101, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं सीक्वेंस, इसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस। अब आते हैं प्रोग्रेशन पे। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन क्या होता है? एक ऐसा सीक्वेंस जो क्या करता हो, एक रूल को फॉलो करता हो, ठीक है ना। एक इस तरीके का सीक्वेंस जो किसी एक पर्टिकुलर रूल को क्या करता हो? फॉलो करता हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, या फिर 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले सीक्वेंस समझ में आ गया सबको? सीक्वेंस मतलब क्या? नंबरों को अरेंज करना एक ऑर्डर में, जिसमें आप इजीली ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि फर्स्ट टर्म कौन से, सेकंड। अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ इस सीक्वेंस के अंदर थर्ड टर्म कौन से, तो आप इजीली बता सकते हैं कि थर्ड टर्म 7। आपको पूछ रहा हूँ फिफ्थ टर्म कौन सी है, तो 100, ठीक है। तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है एंड सो ऑन। अब आता है सीक्वेंस, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन बेसिकली एक सीक्वेंस ही होता है। जैसे इसको मैं फिलहाल हटा दूँ, ठीक है। अभी आप ये फिलहाल आपके लिए क्या एक सीक्वेंस है, ये क्या है? सीक्वेंस है। बट ये सीक्वेंस क्या कर रहा है? एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है, एक डेफिनेट रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। वो रूल क्या है कि पहली टर्म 1 है तो दूसरी टर्म जो है वो 2 से ग्रेटर आ गई,
फिर अगली टर्म 2 से बड़ी, फिर अगली टर्म 2 से बड़ी, फिर अगली टर्म 2 से बड़ी। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आने वाली हर टर्म 2 से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एक पर्टिकुलर एक रूल है, यहाँ पे भी देखो आने वाली टर्म क्या हो रही है, 2 से बढ़ रही है। तो ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रेशन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या मैं हर प्रोग्रेशन को सीक्वेंस बोल सकता हूँ? क्या मैं हर प्रोग्रेशन को सीक्वेंस बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली सीक्वेंस क्या है, नंबरों को अरेंज करना, इस तरीके से अरेंज करना है कि आप उसमें बता पाओ कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है। ठीक है, इसलिए मैं हर प्रोग्रेशन को सीक्वेंस बोल सकता हूँ, लेकिन क्या हर सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोल सकता हूँ? नहीं। प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन जिसमें कोई एक पर्टिकुलर रूल फॉलो हो, कि यहाँ पे कोई रूल फॉलो हो रहा है, कि देखो 1 के बाद 3 आ गया, और फिर 3 के बाद 7 आ गया, फिर 7 के बाद 9 आ गया, फिर 9 के बाद डायरेक्ट 100 आ गया, फिर उसका 101 आ गया। दिस इज अ सीक्वेंस, ये क्या है, एक सीक्वेंस है, बट दिस इज नॉट फॉलो अ पर्टिकुलर रूल, ये कोई एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं कर रहा, देयरफॉर इट इज नॉट अ प्रोग्रेशन। ठीक है, दिस इज अ सीक्वेंस एंड दिस इज ऑल्सो फॉलो अ पर्टिकुलर रूल। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है और ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। बात क्लियर हो गई? जैसे और एक एग्जांपल अगर मैं देखूं, ये है 2, फिर 4, फिर 1, 2, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36। तो ये भी क्या रहा है, एक रूल को फॉलो कर रहा है। देखो स्क्वायर है ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो आप इसके बाद की इजीली टर्म बता सकते हो, 7 का स्क्वायर 49, फिर उसके बाद के अगर किसी ने टर्म पूछा तो बता सकते हो 49 के बाद 8 का स्क्वायर 64 एंड सो ऑन। तो जिसमें आप इजीली अगली टर्म बता पाओ, यानी एक पर्टिकुलर रूल क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रेशन। और अब आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग किसे कहते हैं, ध्यान से देखो, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 5, 9, 13, 17। ठीक है, अब क्या मैं इसको, पहली बात तो क्या मैं इसको सीक्वेंस बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको सीक्वेंस बोल सकता हूँ? हाँ डेफिनेटली बोल सकते हैं। क्या इसको मैं प्रोग्रेशन बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक रूल फॉलो कर रहा है। ठीक, क्या रूल फॉलो कर रहा है कि पहली टर्म 2 है तो अगली टर्म 2 से बढ़ गई, अगली टर्म फिर 2 से बढ़ी, अगली टर्म फिर 2 से बढ़ी, अगली टर्म फिर 2 से बढ़ गई। तो ये क्या एक प्रोग्रेशन है, ये क्या एक सीक्वेंस है। अब इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहते हैं? तो देखो ध्यान से देखो, इन दो टर्म के बीच का डिफरेंस, इन दो टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 2। डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये भी 2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। तो क्या होता है कि अगर किसी प्रोग्रेशन के अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आता है, फिक्स्ड आता है, तो उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर से एक बार देखो, जैसे इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 4। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये भी 4। इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है, 4। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4। ठीक है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार वाली टर्म, ठीक है ना, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर एक फिक्स्ड नंबर आता है, अगर एक फिक्स्ड नंबर आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई बात क्लियर में, क्लियर होगी बात कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि इफ डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट देन सच प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर किसी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसे हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, ठीक है। ओके, तो अभी हमने ये देखा कि सीक्वेंस क्या होता है, फिर देखा प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब इसके प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। प्रॉपर डेफिनेशन क्या कहती है कि मान लो अगर ए क्या है, एक फर्स्ट टर्म है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, और डी क्या है, डी है उन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस, डी है उन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस
तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो किस तरीके से दिखाई देगा, पहली टर्म a, तो अगली टर्म क्या होगी a प्लस डी हो जाएगी, फिर उसकी अगली टर्म क्या होगी a प्लस 2d हो जाएगी। जैसे कि ये देखो 2 4 6 8 10 है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो भी 2 है, तो दूसरी टर्म कैसे मिली a प्लस डी करके, दूसरी टर्म कैसे मिली a प्लस डी करके, तीसरी टर्म कैसे मिली a प्लस 2d करके। देखो d को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 होगा, प्लस 2 करो 6 आएगा, तो a प्लस 2d। ठीक है, तो पहली टर्म a होगी, दूसरी टर्म a प्लस डी होगी, तीसरी टर्म a प्लस 2d होगी, चौथी टर्म a प्लस 3d होगी, पांचवी टर्म a प्लस 4d होगी। तो क्या कोई मुझे ये बता सकते हैं कि इसकी जो nth टर्म होगी वो क्या होगी? कोई सोच सकता है nth टर्म जो होगी, ये फर्स्ट टर्म, देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि nth टर्म क्या होगी, nth टर्म क्या होगी? तो ध्यान से देखो, जब सेकेंड टर्म की बात की जाए तो d के सामने 1 है, मतलब 1 से कम है। थर्ड टर्म की बात की जाए तो d के सामने 2 है। फोर्थ टर्म की बात की जाए तो d के सामने 3 है। फिफ्थ टर्म की बात की जाए तो d के सामने 4 है, मतलब 1 से कम है। तो nth टर्म की अगर बात की जाए तो ये क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 डी हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 डी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है एक AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d एंड सो ऑन। तो वो जो nth टर्म है जिसको हम लोग जनरल टर्म भी कहते हैं, जनरल टर्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरल टर्म, या nth टर्म भी कहते हैं, या जिसको हम लोग लास्ट टर्म भी कहते हैं, ये सारे इसके नाम हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला क्या होगा टी एन का, a प्लस n माइनस 1 डी। तो ये होता है जनरल टर्म या nth टर्म या लास्ट टर्म का फॉर्मूला। क्लियर हो गया इतना? जनरल टर्म या nth टर्म या लास्ट टर्म का फॉर्मूला कितना कितना, a प्लस n माइनस 1 डी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये n जो है, n कहाँ बिलोंग करता है, a और d तो रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, लेकिन n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। a और d ये कहाँ बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में, लेकिन n कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर। ये n का मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म। जैसे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 1, फिर सेकेंड टर्म n की वैल्यू कितनी होगी 2, थर्ड टर्म n की वैल्यू कितनी होगी 3, फोर्थ टर्म n की वैल्यू कितनी होगी 4, फिफ्थ टर्म n की वैल्यू कितनी होगी 5। तो आप समझ रहे हो n की क्या वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये कौन सा नंबर बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। अच्छा, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि 5.6th टर्म कभी देखी ज़िंदगी में, 5.6 टर्म नहीं, या 0th टर्म देखी है, वो भी नहीं। तो टर्म हम कौन से देखते हैं, अगर आपके सामने कोई नंबर लिखे तो आप क्या बोलेंगे, ये पहला नंबर है, या दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है। क्या आप मुझे 3.5 नंबर दिखा पाओगे क्या, कि ये जो नंबर है वो 3.5 पे है? नहीं। ये जो नंबर है ये 1/2 पे है? नहीं। ठीक है, तो जो n है, स्मॉल n है, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड सो ऑन। इसलिए जो n है, स्मॉल n है, ये कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। और ये a और d जो है, a और d यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए ये कहाँ बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा इतना कि ये सब कुछ क्या शुरू है करके। पहले तो हमने ये देखा कि डेफिनेशन, फिर हमने देखा कि किस तरीके से दिखाई देगा a, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड 5 इन टर्म्स ऑफ n टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ nth टर्म के फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या बनेगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। तो a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब, देखो d मतलब कॉमन डिफरेंस, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, n मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर ये बता देता हूँ, a यानी कौन सी टर्म है, a है फर्स्ट टर्म, a है फर्स्ट टर्म, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। और ये किसका फॉर्मूला है,
nth टर्म का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? nth टर्म का। ओके ठीक है, तो इतना मिटा दूँ, ये समझ में आ गया सबको? ओके तो अभी हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट डिस्कस किया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। उसी कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ सिंपल क्वेश्चन करके देखते हैं। देखते कि आप लोग इसको रिकॉल कर सकते हो क्या, या ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि आपको क्या बोला है? राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस हुज nth टर्म आर गिवन बिलो। अच्छा, मैंने जैसे कि बताया कि nth टर्म को tn से दिखाते हैं, nth टर्म को an से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। tn से nth टर्म को tn से भी दिखाते हैं और nth टर्म को an से भी दिखाते हैं। अपने को कितनी टर्म बतानी है? फर्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट 5 टर्म का मतलब पहली टर्म, फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 1। सो a1 कितना हो जाएगा? 3। n की जगह 1 रखेंगे तो 5 हो जाएगा। सेकेंड टर्म के लिए n की जगह कितना रखेंगे? 2, ठीक है, n की जगह 2, तो यहाँ पे भी n की जगह 2, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 8। थर्ड टर्म के लिए n की जगह कितना रखेंगे? 3, सो 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 11। तो फोर्थ टर्म कितनी आएगी? देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का डिफरेंस है। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, सो 11 प्लस 3 14। और फिफ्थ टर्म कितनी हो जाएगी? 14 प्लस 3 17। समझा? तो काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट टर्म। तो मैंने n की जगह क्या पुटअप किया? 1। तो यहाँ मैं n की जगह क्या पुटअप कर रहा हूँ? 1। तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 3 -1/6, तो ये कितना हो गया? -1/6। उसके बाद फिर सेकेंड टर्म के लिए n की जगह कितना रखेंगे? 2। अब देखो n की जगह कितना रखा? 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1/6, ठीक है। थर्ड टर्म के लिए n की जगह कितना रखा? 3, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 3 3, 3/6 1/2, ठीक है ना। कैलकुलेशन क्लियर हो रहा है? फोर्थ टर्म n की जगह रखेंगे 4, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 3 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5/6। और फिफ्थ टर्म n की जगह रखा 5, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 3 7, 7/6, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, बस n की वैल्यूज रखना है। ये एक लास्ट कर लेते हैं। अगेन फर्स्ट टर्म के लिए n की जगह 1 रखा। मैं कैलकुलेशन ओरली ही करने वाला हूँ, आप थोड़ा ध्यान दो। 1 का स्क्वायर 1, -1, 1 माइनस 1 0, तो कितना बचा? 1। फिर सेकेंड टर्म के लिए मैंने n की जगह कितना रखा? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3। फिर n की वैल्यू रखे 3, n की वैल्यू रखा 3, 3 रखा। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, 6 प्लस 1 7। क्लियर है? देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, 6 प्लस 1 7। फोर्थ टर्म यानी n की वैल्यू 4 रखेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 कितना? 12, 12 प्लस 1 13। और फिफ्थ टर्म n की जगह रखा 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 5 20 प्लस 1 21, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 5 टर्म्स फाइंड आउट करते आनी चाहिए। ये तो 5 टर्म हो गया, अगर किसी ने 10 टर्म बोला होता तो फिर इसी तरीके से हम सॉल्व करते जाते आगे, ठीक है। ओके चलो, और कुछ बेसिक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और थोड़ा बढ़े और आपको चीज़ें और ज़्यादा रिकॉल हो, ठीक है। यहाँ भी देखो क्या बोला, nth टर्म हमें दी है 5n-4, और आपको कौन सी टर्म निकालनी है? 12th टर्म और 15th टर्म। अब 12th टर्म अगर फाइंड आउट करनी है तो जैसे nth टर्म हमें कितनी दी है? nth टर्म दी है 5n-4, तो 12th टर्म फाइंड आउट करने के लिए n की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? 12, ठीक है। तो 5n की वैल्यू क्या रखेंगे? 12 माइनस 4, तो ये कितना आएगा? देखो 5 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 60, और 60 माइनस 4 कितना? 56। तो जो 12th टर्म है वो कितनी आएगी? 56 आ जाएगी। और उसके बाद 15th टर्म, तो n की जगह कितना रखेंगे? 15 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा? 15 5 75 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा? 71, तो ये हो जाएगी 15th टर्म।
ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब इसको भी देख लेते हैं। nth टर्म हमें क्या दिया, nth टर्म दिया -1 पावर n इंटू n। मुझे सबसे पहले निकालनी है थर्ड टर्म, तो मैंने n की जगह कितना पुटअप किया 3, तो ये आ जाएगा -1 पावर 3 और n की जगह आएगा 3। अच्छा, सबको पता होगा -1 का क्यूब, -1 का क्यूब, -1 के पावर में ऑड नंबर, तो आंसर क्या देगा माइनस इंटू 3 -3। ओके, फिर निकालनी है मुझे फिफ्थ टर्म, सो -1 पावर में 5 इंटू 5, तो ये भी कितना होगा -5 हो जाएगा। और फिर निकालनी है मुझे एट्थ टर्म, तो -1 पावर में 8 इंटू 8, सो -1 के पावर में 8 कितना होता है +1, +1 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी है कि आपकी चीज़ें क्या हो, एक बार रिवाइंड हो जाए क्या हमने ये टॉपिक, ये इस टाइप के क्वेश्चन क्लास 10 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिस्कस किए थे। ठीक है, ताकि जब मैं क्लास 11 का अरिथमेटिक स्टार्ट करूं तो आपको इन चीज़ों को भूले जैसा नहीं लगना चाहिए, अरे यार ये तो मैं भूल गया, अब मुझे फिर 10th एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं। ओके, तो अभी हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे। ठीक है, ओके, चलो मेरी बात सुनो आप ध्यान से। अगर मान लो मेरे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ऐसे करते करते लास्ट टर्म an है, तो लास्ट सेकेंड टर्म क्या होगी an-1 होगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म a1, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4, लास्ट टर्म an, लास्ट सेकेंड टर्म an-1 है। अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी a2 माइनस a1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है d। ये AP है, r इन AP, ये किस में है AP में है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा d आ जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या आएगा a3 माइनस a2, ये भी कितना आ जाएगा d आ जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या आएगा a4 माइनस a3, ये कितना आ जाएगा d आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी an-1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या आएगा d आएगा। ठीक है, तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ा किसी क्वेश्चन में, अगर मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना रहा, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है d = an-1। ठीक है ना, बात समझ में आती। अगर मुझे कॉमन डिफरेंस कभी निकालना पड़ा तो फॉर्मूला क्या होगा an-1 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ओके, चलो, तो अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा कि d = क्या होता है। अगर d निकालना रहा तो फॉर्मूला क्या होता है an-1, ये d निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या होगा, फाइंड 15th टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको क्या निकालना है 15th टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो 15th टर्म निकालना तो आपके लिए आसान है, n के जगह क्या रखना होगा 15, तो -4, n के जगह क्या रखना होगा 15 प्लस 15, सो 15th टर्म ये कितना हो जाएगा -4 इंटू 15 कितना होता है -60 प्लस 15, तो 15 -60 प्लस 15 ये कितना होता है -45। तो जो 15th टर्म है वो कितनी हो जाएगी -45। बात क्लियर होगी? अब हमें निकालना कॉमन डिफरेंस। तो आपके पास an क्या दिया है, an दिया है -4n प्लस 15। अब हम लोग किस में इंटरेस्टेड है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अपने को दो चीज़ें पता होनी चाहिए, an और an-1। हमारे पास an तो है, an है। अब an-1 कैसा आएगा, तो n के जगह n-1, तो -4 n के जगह n-1 प्लस 15। ठीक है, तो -4 इंटू n ये कितना हो जाएगा -4n, -4 इंटू -1 तो +4 प्लस 15, तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है -4n प्लस 19, -4n प्लस 19। ये कौन सी टर्म मिल गई आपको, an-1 टर्म मिल गई। ठीक है, चलो an टर्म भी पता चल गई, an-1 टर्म भी पता चल गई। तो d निकालने का फॉर्मूला क्या है, an-1, तो बस वैल्यूज पुटअप कर दो। an क्या पुटअप करेंगे, an -4n प्लस 15
इसमें से माइनस, तो मैंने आपको बताया था माइनस रहा तो ब्रैकेट लगाना, और -4n + 19, समझा। ये देखो ये क्या है आपका an हो गया, माइनस माइनस है तो अगली टर्म ब्रैकेट में, और ये आपका an-1। सो d इज इक्वल्स टू -4n + 15, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +4n - 19, तो -4n + 4n क्या हो गया, कैंसिल, तो 15 - 19, 15 - 19 ये कितना दिया है, -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस और nth टर्म अगर हमारे पास गिवन है तो कोई भी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो an है, जैसे मान लो an है -4n + 15, इस nth इसकी क्या गारंटी, ठीक है, nth टर्म से, ये nth टर्म है तो इससे AP ही तैयार होगा, इसकी क्या गारंटी है। या अगर आपको पूछा कि इससे जो सीक्वेंस तैयार होगा क्या वो AP होगा क्या, ये अगर पूछा गया, देखो थोड़ी सी समझदारी वाली बात समझो कि इससे जैसे an है तो मैं पहली टर्म निकालूंगा, मैं दूसरी टर्म निकालूंगा, तीसरी टर्म निकालूंगा, चौथी टर्म निकालूंगा, तो वो जो सीक्वेंस तैयार होगा क्या वो सीक्वेंस AP होगा क्या। अगर ऐसा कभी पूछा हमें तो हमें बेसिकली क्या चेक करना है कि जो D आएगा, D मतलब कॉमन डिफरेंस, वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो जो D आया वो क्या है, कांस्टेंट नंबर है -4, यानी D हमेशा क्या आएगा, -4 ही आएगा। तो जब D का मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस -4 आएगा तो वो क्या तैयार करेगा, AP तैयार करेगा। मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा कैसा आएगा, -4 आते जाएगा, यानी वो क्या तैयार कर रहा है, एक AP तैयार कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपने को कभी क्वेश्चन में पूछा कि जो सीक्वेंस तैयार होगा वो AP होगा या नहीं होगा ये बताओ, तो हमें क्या चेक करना है कि उसका D जो है वो कांस्टेंट मिलना चाहिए, कोई भी नंबर मिलना चाहिए बट कांस्टेंट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। ओके ओके, तो अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस दिया है या सीक्वेंस तैयार हो रहा है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोला गया, शो दैट दिस सीक्वेंस डिफाइंड बाय an = 5n - 7 इज एन AP। अपने को ये शो करना है कि इससे जो सीक्वेंस तैयार होगा वो AP होगा, ये शो करो। तो AP शो करने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, D फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, D, और D कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। बात समझ में आ रही, D क्या आना चाहिए, कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। अगर D एक कांस्टेंट नंबर आ गया मतलब इससे जो सीक्वेंस तैयार होगा वो सीक्वेंस क्या होगा, AP होगा। अगर D कांस्टेंट नंबर नहीं आया तो उससे जो सीक्वेंस तैयार होगा वो AP नहीं होगा, कुछ और होगा बट AP नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले किसकी ज़रूरत है, nth टर्म की। चलो nth टर्म तो है हमारे पास 5n - 7, उसके बाद किसकी ज़रूरत है, n-1 टर्म की, तो n के जगह n-1 आ गया, तो 5n के जगह n-1 आ गया -7, ये कितना हो जाएगा, 5n - 5 - 7, तो हो जाएगा 5n - 12, ये हो गया आपकी n-1th टर्म। ठीक है, और ये हो गया आपकी nth टर्म। अब क्या करेंगे, हम D निकालेंगे, D। सो D निकालने का फॉर्मूला क्या है, an - an-1। सो D इज इक्वल्स टू nth टर्म क्या है आपके पास, 5n - 7 माइनस n-1th टर्म क्या है, 5n - 12। सो D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5n - 7 माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -5n + 12 हो गया। सो D इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो 5n और -5n कैंसिल, -7 + 12, -7 + 12 कितना होगा, 5 हो जाएगा, -7 + 12 कितना आ जाएगा, 5। तो D कैसा मिला, D एक कांस्टेंट नंबर मिला अपने को। D क्या मिला है, कांस्टेंट नंबर। तो इससे जो सीक्वेंस तैयार होगा वो सीक्वेंस कैसा रहेगा, एक AP होगा। लगे तो अपन चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करें, फर्स्ट टर्म रखो, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मुझे n के लिए कितने रखना होगा, 1, तो ये कितना आएगा, 1 रखने पे -2 आ जाएगा। देखो अच्छे से, सेकेंड टर्म निकालने के लिए n के लिए कितने रखेंगे, 2, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। थर्ड टर्म निकालने के लिए n के लिए कितने रखेंगे, 3,
तो कितना आएगा 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 कितना आ गया 8 आ गया। तो देखो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा 3 माइनस ऑफ माइनस 2 5, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया। अगर आप चाहो तो फोर्थ टर्म भी निकाल सकते हो, फोर्थ टर्म n की जगह 4 रखा, 5 4 20 माइनस 7 कितना आ जाएगा 14। तो देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 13 कितना आएगा 13। तो देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 5, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 5, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 5। तो ये क्या तैयार हो गया A1 A2 A3, ये क्या तैयार हो गया R इन AP, ये किस में है AP में है। तो कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपको पता करना है कि इससे जो सीक्वेंस तैयार होगा वो AP है या नहीं है, तो D फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो D, और D क्या आना चाहिए कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए कांस्टेंट नंबर। अगर वो कांस्टेंट नंबर आ गया इसका मतलब वो क्या तैयार कर रहा है, एक AP तैयार कर रहा है। अच्छा तो फिर ये भी होगा कि AP अगर तैयार नहीं हुआ इसका मतलब ये कांस्टेंट नंबर नहीं आएगा। अच्छा कांस्टेंट नंबर नहीं आएगा मतलब D की एक्चुअल इमेज दिखेगी कैसे, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। जस्ट एग्जांपल के लिए 2n, अब देखो D क्या हो रहा है यहाँ पे चेंज हो रहा है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँ तो कितना आएगा 2, 2 रखूँ तो 4, 3 रखूँ तो 6, 4 रखूँ तो 8। तो D क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। D चेंज हो रहा है मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है चेंज होते जा रहा है। और कॉमन डिफरेंस चेंज होता है कि AP के अंदर नहीं। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि जो सीक्वेंस है वो AP है या नहीं है। तो D क्या आना चाहिए कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। ओके ठीक है, ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है और क्लियर हो। ठीक है ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो ताकि जब भी इस पर क्वेश्चन आए 11th में आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला, शो दैट दिस सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 5 इज नॉट एन AP। आपको ये शो करना है कि इससे जो सीक्वेंस तैयार होगा वो AP नहीं होगा। अच्छा AP कब होता है, जब D एक कांस्टेंट नंबर आता है, और D अगर कांस्टेंट नंबर नहीं आया मतलब वो AP नहीं होगा। मतलब कुछ भी करके हमें D तो फाइंड आउट करना ही है। ठीक है ना, D तो अपने को किसी भी हालत में फाइंड आउट करना ही है। तो चलो तो उसके लिए पहले हमें an की ज़रूरत गिरती है। तो an है हमारे पास 3n स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, फिर हमें ज़रूरत गिरती है an माइनस 1 की। ठीक है, तो n के जगह क्या आएगा n माइनस 1, तो 3, इस n के जगह क्या आएगा n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा। इसको मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको ओपन करूँगा, ओपन मतलब एक्सपांड, ये कितना होगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 माइनस 5। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करने पे, 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 6n, 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 माइनस 5। तो ये फाइनली कितना मिला अपने को 3n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 2। ठीक है, फिर D निकालते हैं। तो D निकालने का फॉर्मूला क्या है an माइनस 1 है। सो D इज इक्वल्स टू an कितना है, an है अपने पास 3n स्क्वायर माइनस 5। an कितना है 3n स्क्वायर माइनस 5, और an माइनस 1 कितना है, यह है 3n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 2। ठीक है, सो दिस इज 3n स्क्वायर माइनस 5, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 हो जाएगा। सो प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया कैंसल। क्या बचा 6n, 6n माइनस 5 प्लस 2 कितना माइनस 3। तो देखो जो D है, D है वो अपने को एक कांस्टेंट नंबर मिला क्या, नहीं, ये कांस्टेंट नंबर नहीं, क्योंकि D की वैल्यू चेंज होगी जैसे जैसे n चेंज होगा। D की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी जैसे जैसे n चेंज होगा। और अगर D चेंज हुआ तो उसको हम AP बोल लेते हैं क्या, नहीं। AP के अंदर D क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, और यहाँ पे D क्या होगा, चेंज होगा बिकॉज ऑफ n। ठीक है ना, समझ में आ गया। ओके, सो जो सीक्वेंस इससे तैयार होगा, इससे जो सीक्वेंस तैयार होगा वो AP नहीं होगा, वो AP नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आज के क्लास का आपको थ्योरी पार्ट क्लियर हुआ होगा।
ठीक है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ज़्यादा करके थ्योरी पार्ट नहीं है, ठीक है। थ्योरी पार्ट बहुत सिलेक्टेड है, बट जो इसके क्वेश्चन आएंगे ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले। 11th में जो क्वेश्चन आपको आएंगे ना, वो आप सोचोगे कि अरे हमने 10th में तो पढ़ा ही था, पर हमने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं था कि क्वेश्चन ऐसे भी बनेंगे करके। तो जो 11th में आपको ये जो टॉपिक आएगा और उसके जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये जो बेसिक, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आपको 11 के क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे लेकिन आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होंगे। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इसका जो और एक पार्ट बचा हुआ है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता ही है, अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं, हमारा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो सब ये इन फाउंडेशन का फ़ायदा उठा सके, उनका बेसिक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वो जब 11th में जाए तो उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ है, हमारे जो सर लोग आपके पास आए थे, आप उनसे हमारा व्हाट्सअप नंबर लेके जो भी अपने डाउट्स है, आप हमें डाउट्स अपने भेज सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके डाउट्स मैं क्लियर करा दूँगा, ठीक है। और ये चीज़ें कब तक चलेगी? जब तक ये लॉकडाउन है, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, ठीक है।